हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडवांस एक्सेल 2016 को लेकर है और बिजनेस एनालिसिस। हम इसमें नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बिजनेस एनालिसिस, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि बिजनेस जब हम कर रहे होते हैं तो कई तरीके की एनालिसिस हमको करनी होती है, जिसके लिए हमको एडवांस एक्सेल के अंदर कई सारे टूल्स दिए हुए हैं, कोई टेक्निक्स दी हुई है जो हमें यूज करनी आनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं जो आज मैं अपने इस पहले सेशन में सीखने वाला हूँ, ये हम आपको बताते हैं। तो ये सेशन जो है, इसके ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं। पहला है आइडेंटिफाइंग द फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस। तो जो भी आपकी फंडामेंटल्स हैं इंफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने बिजनेस करने के लिए कलेक्ट की है, उन सारी इंफॉर्मेशन को पहले एनालाइज करेंगे और उस एनालिसिस को लेते हुए क्या फंडामेंटल्स हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आज हम सीखेंगे। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है हमारा आइडेंटिफाई द रिपोर्ट टाइप्स एंड देयर फॉर्मेट। किस किस टाइप की रिपोर्ट्स हमें बनानी आनी चाहिए और उन रिपोर्ट्स का फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है, ये सब हम देखेंगे आज इसमें। और तीसरा पॉइंट जो आता है, एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन एनालिसिस, यानी कि वट एवर द इंफॉर्मेशन वी हैव गैदर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदरिंग की है उसको एनालाइज कैसे करना है, और उसको एनालाइज करने के बाद में जब हम अपने सीनियर को रिपोर्टिंग देते हैं तो क्या क्या टूल्स हैं रिपोर्टिंग वाले, वो आज हम इसमें देखेंगे। तो जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, आज का जो ये हमारा सेशन है ये प्रेजेंटेशन बेस्ड है, इसलिए स्लोली स्लोली इसमें हम एक एक स्लाइड को देखेंगे। उसके बाद में एक स्लाइड पूरी होने के बाद हम आगे वाली स्लाइड पे मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है, कैसे कैसे हमें उनको एजुकेशन लेनी है, कैसे कैसे हम उनको नॉलेज में ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी इस पहली स्लाइड से, जिसका जो टाइटल है वो है इंट्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस। जहां पर कि आपको दिख रहा है एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और दूसरा डिवाइसेस स्ट्रेटेजीज। यानी कि आप अगर डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं तो कैसे आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है सो दैट यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, या फिर इंफॉर्मेशन को एनालाइज कैसे कर लोगे आप, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ोगे। तो क्या क्या चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। इंक्रीजेस द वेयर हाउस कैपेसिटी। फायदा क्या होता है अगर मैं इंफॉर्मेशन एनालिसिस को देखता हूँ तो इसका हमें क्या फायदा होता है। पहले हमारा जो वेयर हाउस कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है। वेयर हाउस कैपेसिटी लाइक, अगर मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आपके पास आपको इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको पता है और आपने उसको एनालाइज किया हुआ है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वेयर हाउस की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ेगी वो, इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो आपको अच्छी नॉलेज होगी बिजनेस की, तो आप सेल अच्छा कर पाओगे। सेल अच्छा करोगे तो आप परचेज भी अच्छा कर पाओगे, और परचेज जब आप अच्छा करोगे तो आपको एक बड़ी जगह उसमें लेनी पड़ेगी, जिसमें कि आप अपना जो गुड्स हैं, गुड्स वगैरह हैं, वो आप उसमें रख सकते हो। तो आपकी वेयर हाउस की कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट इज लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज। तो ये जो लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज, यानी कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है मार्केट के बारे में, आपने एनालाइज किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें, लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट एंड कैटेगरीज, एक नया प्रोडक्ट, नई कैटेगरी का प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज एड्स न्यू सप्लायर्स। आप जब कोई सामान बेचना शुरू करते हो तो आप मार्केट में सर्च करते हो कि किस किस टाइप के सप्लायर्स, कौन कौन उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स हैं जिनसे मैं डील कर सकता हूँ, तो उनसे मैं अपना सामान, अपना इनपुट परचेज कर सकता हूँ और अपने सेल्स को प्रमोट कर सकता हूँ। जो कि आप फोर्थ पॉइंट पे देख पा रहे हो, इंट्रोड्यूसेस प्रमोशनल सेल्स, यानी कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए भी आपने काम कर लिया है। एंड लास्ट पॉइंट जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो रिड्यूसेस द प्रोक्योरमेंट डिलेज। जब आप प्रॉपर टाइमली सेल कर रहे होगे तो आपका जो परचेजेस का जो डिले होता था, जो कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हो जाता था, अब क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन को आपने एनालाइज किया हुआ है, तो आपने क्या किया, उसका जो डिले था वो भी आपने रिड्यूस कर दिया। तो ये आपका था सेकंड स्लाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे वाली स्लाइड पर, वो है इंट्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस के अंदर ही टू डिराइव स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज को कैसे हमें ड्राइव करना है, सबसे पहले हमको करना पड़ेगा डेटा गैदर। अलग अलग रिसोर्सेज से हमको जो डेटा है वो गैदर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उस डेटा को प्रोसेस करेंगे जिससे कि उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, ठीक है। इंफॉर्मेशन निकाल ली, अब आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन एनालिसिस के अंदर आपका आता है डेटा। व्हाट इज डेटा, तो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा जो है रॉ फैक्ट होता है,
यानी कि कहीं से भी मैंने कुछ किसी चीज के बारे में कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, कुछ फिगर्स और कुछ आइडियाज मैंने अपने लगाए उसमें, दैट मे टेक द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट और पिक्चर्स। यानी कि वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, या फिर वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ नंबर्स यानी कि किसी भी चीज को, जैसे कि पिछले 10 सालों में हमारी कंट्री की ग्रोथ कितने परसेंट हुई, दैट्स नंबर्स, न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेटा। अगर मैं डॉक्टर से बात करता हूँ कि हमारे उसमें जो पेशेंट्स आए उनकी कितने लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई है, कितने लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, कौन कौन लोग हैं, उनका डेटा पूरा निकालना, यानी कि उनका एज निकालना, उनका एड्रेस निकालना, उनका नेम निकालना, ये सब चीज आपकी टेक्स्ट डेटा में कवर होती है। और नेक्स्ट आपका आता है पिक्चर्स यानी कि अगर मैं उसी डेटा में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दूं, ग्राफिकल डेटा चाहिए, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जो लोग पॉजिटिव आए उन लोगों के मुझे फोटोज चाहिए, या फिर मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसमें क्रिएट कर सकता हूँ। Second point is should be processed and transformed into an understandable and organized format। यानी कि अब मुझे जो डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया है वो सारे डेटा मुझे किसमें करना है, शुड बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि उसको ऐसा प्रोसेस करना है, उसको बदलाव करना है जैसे कि वो डेटा समझने लायक हो जाए और एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हो जाए। जैसे कि एक आप बुक स्टॉल पे चले गए, ठीक है, बुक स्टॉल पे जाने के बाद में उन्होंने क्या किया होता है, हर एक चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा होता है। यानी कि अगर मैं उससे कहता हूँ पर्टिकुलर मुझे अकाउंट्स की 11th की बुक चाहिए, तो मुझे तुरंत जाके निकाल के देता। क्यों? क्योंकि उसने अपने शॉप पे जितने भी कैटेगरीज की बुक्स रख रखी हैं, कॉपीज रख रखी हैं, वो सब अंडरस्टैंडेबल और ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखी हैं। इसलिए उसने क्या किया है, पहले उसने सारा बल्क मंगवाया होगा, उसको प्रोसेस किया होगा, चेक किया होगा कौन सी बुक कौन सी है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा एक अंडरस्टैंडेबल वे में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द प्रोसेस डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब हमारा कलेक्ट किया हुआ डेटा को हम समझ लेते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि रिफाइन कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ टी बनाने का, तो टी जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चाय की पत्ती ये सब चीजें छानने के लिए हमने क्या किया, उसको फिल्टर का यूज किया, और उसमें से अब हमारा जो यूजफुल मटेरियल है वो हमारा गिलास में या कप में आ जाता है, और वेस्ट हम ड्रॉप कर देते हैं। तो वट एवर द प्रोसेस डेटा यू हैव इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आते हैं, एट टाइम्स इंफॉर्मेशन इन वन कंटेक्स्ट मे बिकम डेटा इन अनदर कंटेक्स्ट। कभी कभी क्या होता है, एक वही चीज एक चीज जो मैंने ली है वो एक कंटेक्स्ट में तो इंफॉर्मेशन कहलाता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए उसे हम डेटा भी कहते हैं। जैसे कि डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं, और जो आप अभी पढ़ रहे हो वो है इंफॉर्मेशन एनालिसिस। तो बहुत से लोगों के लिए जो हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं ये डेटा एनालिसिस भी कही जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इन द वे ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस में अगर मैं देखूं तो किस तरीके से हम बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन एनालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कलेक्ट बिजनेस डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अलग अलग सोर्सेस से बिजनेस के डेटा को कलेक्ट करती है, और वो किस किस वे में होता है, जैसे सेल्स लेजर, मैंने किस किस पार्टी को किस किस पार्टी को सेल किया। नेक्स्ट इज किस किस पार्टी से मैंने परचेज किया, कितने पैसे देने बाकी हैं और कितने पैसे आने बाकी हैं, यानी कि कितना बिल पेबल है, कितना बिल रिसीवेबल है। तो ये कुछ बेसिक रिपोर्ट्स होती हैं जहां से हम बिजनेस डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इंफॉर्मेशन जो होती है वो भी 3 टाइप की होती है। पहले होता है स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड स्टैटिस्टिकल में। तो पहला है हमारा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इंक्लूड्स। इंफॉर्मेशन एनालिसिस जो है उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूँ, उसको रिफाइन करता हूँ, यानी कौन सी यूजफुल है कौन सी वेस्ट है, उन दोनों को अलग अलग करके यूजफुल वाली अपने पास रख ली। उसके बाद में एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन। एग्जामिनिंग द इंफॉर्मेशन यानी कि इस इंफॉर्मेशन में से मैं किस टाइप का डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। देन इवेल्युएट यानी कि दिस डेटा इज यूजफुल, अब इससे मेरे को क्या डेटा बनाना है और कितनी चीजों में मैंने इस डेटा को डालना है। लाइक डेटा रिपोर्टिंग, तो डेटा रिपोर्टिंग को हम इवेल्युएटिंग बोल सकते हैं। जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया है उसको एक रिपोर्टिंग वे में सेट करना, दैट्स इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन।
आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग मार्केट ट्रेंड। मार्केट में अभी मैं बिजनेस मान लो कोई भी शुरू करता हूं तो सबसे पहले मुझे मार्केट में ट्रेंड देखना पड़ेगा। कहते हैं ना किस चीज की हवा है, तो वो हम देखते हैं। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा मार्केट में ट्रेंड क्या चीज चल रही है। जैसे फैशन हर समय बदलता है, पहले पजामे चलते थे, उसके बाद ट्राउजर्स चलने लगे, देन नॉन डेनिम चलने लगे, और आजकल जीन्स चलती हैं और वो भी रग जीन्स चलती है। तो ये धीरे धीरे जो है मार्केट ट्रेंड चेंज होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम्स। कई तरह के बिजनेस होते हैं, कई तरह के बिजनेसेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन एनालिसिस। नेक्स्ट इज इनेबलिंग टू ट्रैक द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त किस पोजीशन में चल रही है, इससे हमें पता चलता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस से। और फोर्थ पॉइंट इज इनेबलिंग टू क्रिएट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए कई तरीके की स्ट्रेटेजीज लगानी है और टेक्निक्स यूज करनी है, तो उसको क्रिएट करने के लिए भी हमें ये समर्थ बनाता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस। आगे आते हैं हम प्रिपेयरिंग डेटा फॉर एनालिसिस। चलिए एग्जांपल दिया हुआ है एक डिपार्टमेंटल स्टोर का, जिसके अंदर इन्होंने वेरियस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है। तो डिटेल्स ऑफ ड्यूरेशन सिंस व्हेन द सेल ऑफ ब्रेड स्प्रेड हैज डिक्लाइन। तो इसमें क्या है, जो ब्रेड की सेल है वो कब से गिर रही है, ये हमें ड्यूरेशन चेक करनी है, यानी कि 1 महीने से 2 महीने से कब से गिर रही है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो हमको ब्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए, डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, या फिर स्विच ओवर द अनदर कंपनीज ब्रेड। डिटेल्स ऑफ द सप्लायर हु डिलीवर द ब्रेड स्प्रेड। तो कौन कौन सप्लायर्स हैं जो कि ब्रेड स्प्रेड को डिलीवर करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डिटेल्स ऑफ ब्रांड वाइज एंड फ्लेवर वाइज कस्टमर डिमांड ऑफ द ब्रेड स्प्रेड। यानी कि हमको एक ऐसा डेटा बनाना है जिसमें हम एक कस्टमाइज्ड डेटा बनाना है, जिसमें हमें पता लग जाए कि कौन सा कस्टमर किस फ्लेवर या किस ब्रांड की ब्रेड को चाहता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है किससे, जब हम एनालिसिस के लिए डेटा को प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको ट्रांसफॉर्म करना है सो दैट इन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सके। एंड नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग द डेटा फॉर एनालिसिस इंक्लूड्स। इसके अंदर जब डेटा हम बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें आती है, वही सब चीजें हैं। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। पहले हमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद रिफाइनिंग द डेटा कलेक्शन, कलेक्टेड डेटा को रिफाइन करना, यानी कि उसको वेस्टेज को और यूजफुल डेटा को अलग अलग करना। इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन, यानी कि एक उसमें से कुछ कंक्लूजन निकालना कि इस डेटा से हमें क्या चीज डिराइव करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर डेटा इन डिफरेंट सोर्सेज। कई तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज टू परफॉर्म सम इंपॉर्टेंट एनालिसिस, द रिक्वायर्ड डेटा शुड बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड एट अ कॉमन लोकेशन। कई बार क्या होता है, एक जैसा जो डेटा है वो एक ही कॉमन लोकेशन पर स्टोर करना जरूरी होता है, जिससे कि आप एक तरीके की इंफॉर्मेशन को उसमें से एनालाइज कर पाओ। Second point is refining the data collection to obtain the information. Once data is collected at a single point, एक बार अगर डेटा आपका कलेक्ट हो गया, it should be refined and filtered to acquire the information necessary for analysis. तो अब जरूरत क्या है, हमें उसमें से जरूरी इंफॉर्मेशन बाहर निकाल लो और बाकी सामान चीजें अलग सेव कर दो, जिससे कि बाद में अगर मुझे जरूरत पड़े तो उसमें से मैं कुछ डेटा बाद में यूज कर पाऊँ। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग द इंफॉर्मेशन आफ्टर रिफाइनिंग द डेटा कलेक्शन। जब हमारा एक बार डेटा जो कलेक्ट किया हुआ है उसको रिफाइनिंग हो जाती है, द यूजफुल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरत की चीजें हमें बाहर निकालनी। द इंफॉर्मेशन शुड बी इवेल्युएटेड टू चेक इट्स एक्यूरेसी। जो इंफॉर्मेशन है हमें उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, ये पॉइंट अब बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी, यानी जो इंफॉर्मेशन मैंने निकाली वो एक्यूरेट है या नहीं, क्वालिटेटिव है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, यानी कि मैं अगर उस इंफॉर्मेशन को किसी के साथ बैठकर बहस करूं उस इंफॉर्मेशन के बेस पर, तो वो रिलायबल है या नहीं। कल को ऐसा ना हो कि मैं गलत इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लिया हो और मैं उसके ऊपर बहस कर रहा हूँ। वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी क्या है, टाइमलीनेस क्या है, यानी कि वही वैलिडिटी से रिलेटेड है ये। एंड कंप्लीटनेस, कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी सही नहीं होती, इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द रिपोर्ट टाइप्स एंड देयर फॉर्मेट। तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, बिजनेस एक्सपेंड करना है अगर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करेगा डेटा फ्रॉम इंटरनल सोर्स एंड सम एक्सटर्नल सोर्स।
जैसे कि रिपोर्टर का एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के बाहर खड़े होके भी बाहर वाले लोगों से इस कंपनी के बारे में पूछ रहे होते हैं, कई बार कंपनी के अंदर के लोगों से उस कंपनी की डिटेल्स निकलवा रहे होते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं जो हमारे कुछ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि CID हो गया, CBI हो गया, ये लोग कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा? कुछ इंटरनल सोर्सेज से और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से। ठीक है, नेक्स्ट, अभी मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर है, ठीक है, तो नॉट एबल टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक प्लान एंड नॉट एबल टू मेक टाइमली डिसीजंस। किसके बिना ऐसा हो सकता है? जब तक कि वो रिपोर्ट ना बना पाए, क्रिएट रिपोर्ट, जब तक अगर उसके पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं होगा या वो टाइमली डिसीजन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। ये सब उसके लिए जरूरी है। किसके लिए? सेल्स मैनेजर के लिए। तभी तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाके अपनी सेल्स को प्रमोट कर पाएगा। आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। अब हम देख रहे हैं कौन कौन सी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, जिसमें हम अपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसको हम पुट ऑन कर सकते हैं। जैसे क्रिएट वेरियस बिजनेस रिपोर्ट टू मॉनिटर द बिजनेस परफॉर्मेंस। कई रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिससे हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करना पड़ता है। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, सेल्स रिपोर्ट होती है और इन्वेंट्री रिपोर्ट होती है, जो आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेल्स रिपोर्टिंग एंड इन्वेंट्री रिपोर्टिंग। यानी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड क्या क्या हो गया हमारा? कोई भी प्रोडक्ट है, कितना उसका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कब हमें ऑर्डर करना है। सेल यानी कि किस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है, या फिर सेल किस रीजन में ज्यादा हुआ, किस रीजन में कम हुआ है। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमें रेशियो एनालिसिस हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंपनी की क्या हालात चल रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज रिपोर्ट क्रिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग रॉ डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से हमने रॉ डेटा निकाला, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन, हमने रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया। मीनिंगफुल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म इन क्रिएटेड रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट हमने बनाई है उसमें उसको एक मीनिंगफुल एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि अगर मैं वो पर्टिकुलर रिपोर्ट किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो उसको भी समझ में आए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द बिजनेस परफॉर्मेंस इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमारा बिजनेस परफॉर्मेंस है, इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि डेटा है, उसको हमने एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में इकट्ठा कर लिया, देन उसको रिपोर्ट बना लिया, उसको एनालाइज कर लिया, उसको लेकर हमने एक्शन परफॉर्म कर लिया, और फिर अगर हमारा एक्शन सही है तो हमारी बिजनेस परफॉर्मेंस स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगी। अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, यू कैन क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट द मीनिंगफुल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तो कई तरह की रिपोर्ट हम बना सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सेल्स रिपोर्टिंग, इन्वेंटरी रिपोर्टिंग, जिससे को कि हम प्रेजेंट, जिसमें कि हम रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट द मीनिंगफुल एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन को हम उसमें निकाल लेते हैं आगे आने वाले जरूरत कामों के लिए। अब है हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर क्रिएटेड टू कीप द ट्रैक ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डेड फॉर्मेट। जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो हमें क्या बताती है? हमें बताती है वो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, या अपने शेयर होल्डर्स को वो कितना शेयर दे पाएगी, प्रॉफिट में से शेयर वगैरह कितने दे पाएगी। द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट में इंक्लूड होता है वो मैं आपको बताया था, रेशियो एनालिसिस, बैलेंस शीट वगैरह। तो इसमें आपका एक इनकम स्टेटमेंट भी आ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, और बैलेंस शीट आती है। रेशियो एनालिसिस में आप इसमें काउंट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट। क्या होता है? is created to summarize the result of the business operation that take place in the particular period. Income statement हमें बनाता है is created to summarize the result of the business operations that take place in a particular period. यानी कि जो भी business operation एक particular period में हुआ है, कि मान लीजिए एक साल में, तो उसकी summary होती है ये income statement, and provide the results in terms of the net profit obtained or net loss incurred by the organization. और ये हमें बताता है कि एक particular period में organization ने loss gain किया या फिर net profit हुआ। बैलेंस शीट क्या होती है? इज क्रिएटेड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर एंड लिस्ट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज होता है इसमें, और ओनर की इक्विटी के बारे में बताया जाता है पर्टिकुलर डेट पर क्या उसकी इक्विटी है। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हो, एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। आगे आपके आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो बाय रिकॉर्डिंग द कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। तो जो भी आपका है इसमें ऑर्गेनाइजेशन कैश फ्लो जो है वो आपको कैश कलेक्शन की और डिसबर्समेंट की डिटेल्स देता है पर्टिकुलर पीरियड में।
और रिकॉर्ड करता है कैश कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, मेड ड्यू टू ऑपरेशनल, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जैसे कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया होगा, तो उसमें वो सब लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर इफेक्टिव सेल्स मैनेजमेंट। हमें सेल्स रिपोर्ट्स इसलिए चाहिए होती है जिससे कि हम सेल्स को मैनेज कर पाए। अगर किसी पीरियड में हमारे पास कम सेल हुई है, हम उसमें नेक्स्ट मंथ के लिए या नेक्स्ट पीरियड के लिए अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बाय यूजिंग द सेल्स रिपोर्ट यू कैन, क्या क्या चीजें रखनी है हमें, कीप ट्रैक ऑफ द डे टू डे बिजनेस प्रोसेस, हमारे जो आए दिन होने वाली बिजनेस एक्टिविटीज हैं उसका ट्रैक रख सकते हैं। मेजर द करंट बिजनेस परफॉर्मेंस और द प्रोडक्टिविटी, जो करंट बिजनेस परफॉर्मेंस चल रही है या फिर प्रोडक्शन है उसका हमें पता लग जाता है। क्रिएट सेल्स प्रोजेक्शंस, आने वाले समय में हम कितनी सेल कर पाएंगे वो हम इसमें पता लगा सकते हैं। और अगर हमारी किसी मंथ में कम सेल हुई है तो हम उसके करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं जिससे कि हम अगले महीने उस सेल को थोड़ा बढ़ा पाए। द फॉलोइंग सेल्स रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर साउंड सेल्स मैनेजमेंट। अच्छा सेल्स मैनेजमेंट अगर आपको बनाना है तो ये सेल्स रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ेंगी। तो सेल्स रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। दूसरा, अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन। अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन क्या होता है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है जो कि कम सेल हो रहा है उसको डिसकंटिन्यू करके बेटर प्रोडक्ट है उसमें अपना इन्वेस्ट कर देना जैसे कि उसकी सेल जो है और हम बढ़ा सकें। ठीक है, दैट्स अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन, दैट्स इक्विवेलेंट टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो एक मतलब कम सेल होना है प्रोडक्ट पे हम जो सेल जो हम पैसे लगा रहे हैं उसको तो हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, उसी जगह पे हम दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं सो दैट हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को सेव कर पाए। नेक्स्ट आता है सेल्स रजिस्टर क्या है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर सारी सेल्स ट्रांजेक्शन आपको मिल जाती है। हेल्प्स टू ऑब्टेन वेरियस एनालिसिस सच एज सेल्स रेवेन्यू जनरेशन, सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें 2 चीजें हमें मिल जाती हैं, एक सेल्स रेवेन्यू जनरेशन यानी कि सेल्स करने से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और दूसरा सेल्स पर्सन यानी कि जो सेल्स मैन होता है उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है वो भी हमें पता लग जाता है। अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन इज क्रिएटेड टू मैनेज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज वो आपको मैंने लास्ट स्लाइड में बताई दिया है। The sales manager need to monitor the marketing activities to compare the actual sales with the targeted sales. मार्केटिंग वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्स मैनेजर को टारगेट देते हैं कि आपको पर्टिकुलरली ये सेल करना है, ठीक है, और एक कंपैरिजन हो जाता है एक्चुअल सेल हुई कितनी। मान लीजिए अप्रैल मंथ के लिए मैंने जो टारगेट सेट किया अपनी एनालिसिस वगैरह से टारगेट सेट किया 50 लाख की सेल का, लेकिन वो 40 लाख पे आके रुक गई, ठीक है। तो ये कौन मॉनिटर करता है, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर को मॉनिटर करना चाहिए मार्केटिंग एक्टिविटीज से जिससे कि वो कंपेयर कर पाए एक्चुअल सेल्स को टारगेटेड सेल्स से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस टू ट्रैक द कंप्लीशन परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट डिलीवरेबल्स इन द सेल्स साइकिल। सेल्स साइकिल हमें बताती है डिफरेंट फेजेस, यानी कि ट्रैक द कंप्लीशन परसेंटेज यानी कि कितना टारगेट हमारा पूरा हो गया और कितना अभी डिलीवर होना बाकी है। एंड नेक्स्ट इज इवेल्युएट द सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और अगर कोई सेल्स पर्सन ये कहता है कि पर्टिकुलर एरिया में मेरी सेल नहीं हो पा रही है तो सेल्स रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको इवेल्युएट करना। वो कौन बताएगा, आपके सेल्समैन ही आगे बताएंगे कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स स्टोर्ड इन वेरियस वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस में कौन कौन सा सामान कितनी कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, वो हमें पता लग जाता है। आर द आउटपुट ऑफ अ थॉरो एनालिसिस। इन्वेंटरी रिपोर्ट से मुझे पता लगता है थॉरो एनालिसिस ऑफ ऑल द आइटम डेटा करंटली अवेलेबल इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में अभी कितना हमारे पास पड़ा हुआ है माल। हेल्प यू टू एस्टैब्लिश द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड, यानी कि जो सेल हो रही है सेल होने से हमारा जो स्टॉक कम हो जाता है, हमें ये देखना है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि हमारा वेयर हाउस खाली पड़ा हुआ हो और हमारे पास डिलीवरी के लिए कुछ होना। तो हमको रीऑर्डर लेवल सेट करने होते हैं जैसे कि माल खत्म होने से पहले ही हमारे पास एक नया माल डिलीवरी के लिए पहुंच जाए। नेक्स्ट इज हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड गॉज द मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज इन्वेंट्री लेवल। हमको मिनिमम एवरेज क्वांटिटी अपने पास सेट करके रखनी है, मैक्सिमम सेट करके रखनी है। ज्यादा भी नहीं रखना कि कहीं सेल ना हुई तो वो खराब हो जाएगा, कम भी नहीं रखना कि कहीं अगर एकदम से ऑर्डर आ गया तो हम डिलीवर ना कर पाए, ठीक है। एंड एवरेज इन्वेंट्री लेवल्स, और एवरेज इन्वेंट्री लेवल यानी कि वो हमें पास्ट डेटा से पता लगेगा। पर्टिकुलरली अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूं अप्रैल मई जून में, तो मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी उसी हिसाब से मैं जुलाई के या फिर अगले क्वार्टर के लिए इन्वेंट्री लेवल सेट करके रखूंगा।
अब है which of the following types of financial reports is created by the organization to know their financial position at the end of each financial year. Which one of the following? वैसे तो ये तीनों ही है, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते हैं। ये आइडेंटिफाइंग द रिपोर्ट फॉर्मेट्स, कौन कौन से रिपोर्ट फॉर्मेट्स हैं ये हम चेक कर रहे हैं। द बिजनेस रिपोर्ट्स प्रोवाइड अ क्विक स्टेटस चेक। सबसे पहली चीज तो ये है टेक्सचुअल, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें क्विक करनी होती हैं, तो क्विक करने के लिए हमें क्या करना है, बिजनेस रिपोर्ट तैयार करनी है। हेल्प टू मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स। तो हमें क्या फायदा होता है इससे, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है अगर हमें कोई बिजनेस गोल्स के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है तो। और रिपोर्ट के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर आपको मिल जाता है टेक्सचुअल फॉर्मेट, जिसमें आपको जैसे डॉक्टर्स वगैरह रिपोर्ट देते हैं किसी के पेशेंट के बीमार होने की, तो वो होती है टेक्सचुअल रिपोर्ट। टैब्यूलर रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स में बनता है। ग्राफिकल, आपको पता है ग्राफ बनाते हैं, कई तरीके के ग्राफ्स होते हैं, चाहे वो आपका कॉलम चार्ट हो, चाहे वो आपका पाई चार्ट हो, चाहे वो आपका लाइन चार्ट हो, ये सब आपके ग्राफिकल फॉर्मेट्स हैं। एक होता है हिरार्किकल, जो आपने देखा होगा कंप्यूटर वगैरह में फ्लो चार्ट्स बनते थे या ट्री लाइक स्ट्रक्चर अगर होता है वो, तो वो हिरार्किकल फॉर्मेट कहा जाता है। नेक्स्ट इज, हम देखते हैं आपको टेक्सचुअल फॉर्मेट किस तरीके का, टेक्सचुअल डेटा और टैबुलर फॉर्मेट, ये दोनों डेटा हम देखते हैं। तो टेक्सचुअल फॉर्मेट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट और कन्वे द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिजल्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एनालिसिस टू द रिक्वायर्ड बिजनेस स्टेक होल्डर्स। तो जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता लगना है अगर कि पर्टिकुलर किसी कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसमें फायदा है या नहीं, तो वो उनको कैसा पता चलेगा, जब वो ऑनलाइन के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को चेक करते हैं तो उसमें टेक्सचुअल फॉर्मेट में उनको बिजनेस के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज टेबुलर फॉर्मेट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स के बेस पर, जैसा कि आप एग्जांपल में देख ही पा रहे हैं, डायग्राम आपको जो दिया हुआ है, इस डायग्राम को आपको दिखा रखा है इन्होंने टेबुलर फॉर्मेट्स, यानी कि पर्टिकुलरली जो भी चीज इसमें दिखा रखी है, इनका मान लीजिए बिजनेस होगा हर एक कंट्री में, तो किस किस एरिया में कितना कितना बिजनेस हुआ ये इन्होंने इसमें शो कर रखा है। तो ये है आपका रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से प्रेजेंट किया हुआ इन्फॉर्मेशन, जिसको कि टेबुलर डेटा में इन्होंने डाला हुआ है। This is the example of graphical format, and graphical format is used to present the collected data and refined information visually. तो हम क्या करते हैं, बिना समय वेस्ट किए अगर हमें डेटा को किसी को समझाना है तो हम यूज करते हैं ग्राफिकल फॉर्मेट, जो कि हमें सामने दिख रहा है पाई चार्ट। और पाई चार्ट में हमें बता रखा है पर्टिकुलर रॉयल्टी, बाइंडिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, ये सारी कितनी कितनी हुई है कलर वाइज। ठीक है, इसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लग रही है कि रॉयल्टी एंड बाइंडिंग कॉस्ट में 30% हमारा जा रहा है, वहीं 10% जो हमारा जा रहा है वो मिसलेनियस में जा रहा है और पेपर कॉस्ट में जा रहा है, एंड 20% जो है वो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो इस तरह से करके जो भी हमारी टोटल कॉस्ट हुई है हमने उसको बाइफरकेट कर दिया है वेरियस डिफरेंट कॉस्ट। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हिरार्किकल फॉर्मेट, जिसके अंदर हम कुछ लिमिटेड टाइप का इंफॉर्मेशन ही डाल सकते हैं। जैसे कि अगर किसी मैनेजर को या फिर किसी को भी एक डेटा बनाना है कि पर्टिकुलर मेरे जो बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसमें जो एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वो किस किस पोजीशन पे कौन कौन बैठा हुआ है, तो मैं इस टाइप के डेटा बनाकर हिरार्किकल फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। या फिर आपने अगर हिंदी में सुना हुआ हो वट वृक्ष, वंश वृक्ष भी होता है, वट वृक्ष भी होता है, तो उसमें भी हम उसको भी हिरार्किकल फॉर्मेट बोलते हैं, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले फादर देन फोर फादर, जो भी चीजें हैं वो सब उसमें हम डाल देते हैं। एंड हिरार्किकल फॉर्मेट के बारे में पढ़ देते हैं हम। अलाउज टू अरेंज द सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड डिपिक्ट्स द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अमंग वेरियस सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, अभी जो मैं देखता हूँ ये डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको, सीईओ के अंदर फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर है। ठीक है, और हर एक के अंदर फाइनेंस मैनेजर के अंदर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेजरी एग्जीक्यूटिव है। ट्रेजरी यानी कि कैश मैनेजर, जो कैश की व्यवस्था रखता है, आना जाना सब ध्यान रखता है। अकाउंटेंट जो बाकी सब चीजें देखता है। प्रोडक्शन मैनेजर में आपका क्वालिटी इंजीनियर रहेगा एक, और एक रहेगा प्रोडक्शन इंजीनियर। एंड सेल्स मैनेजर आपके अंदर, उसके अंडर में दो लोग हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ठीक है, दिस इज शोइंग द हिरार्किकल फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इंट्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स।
कारपेट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स, ये एक कंपनी का काम है जिसमें कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक्सपोर्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑपरेशन इन न्यू रीजन। उन्होंने क्या किया, एक नए रीजन में अपने सेल्स शुरू करी और फिर वो आ गए इंक्रीज प्रोडक्शन में। उन्होंने कोशिश पूरी करते हैं ये लोग कि अपना प्रोडक्शन नए रीजन में कहीं पे भी जाएं, हम उसमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करें तो हमारी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएंगे। और उनके पास एक प्लान बजट भी है। प्लान बजट यानी कि पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट उनके पास रेडी है और उसके हिसाब से वो अपना जो डेटा है वो मैनेज करते हैं, अपना जो बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उसे वो ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शनल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएफओ, इन्होंने क्या किया, एक कंपनी के अंदर एक सीएफओ बिठाया और उसके बाद में इन्होंने एक नई मशीन लगाई और कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए और फिर इंफॉर्मेशन एनालाइज की यूजेस एनालाइजिंग टूल्स। अब कौन कौन से टूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आइडेंटिफाइंग द टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिपोर्ट क्रिएशन, ये वो कॉमन टूल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि सैप, टैली ERP 9 जो कि अब टैली प्राइम हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। तो सैप और टैली इन दोनों की जगह पर आप कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो और कॉमनली यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसके अंदर आपकी MIS वगैरह बनती हैं। तो सेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो ये इंटीग्रेशन है दो चीजों का, TPS एंड एक MIS। तो TPS के लिए आप यूज कर सकते हो सैप एंड टैली ERP 9। तो TPS इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये आपको शो करता है MIS, हाउ टू जनरेट MIS, हाउ टू जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, सैप क्या है, इज एन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल। इसके अंदर ये होता है ERP टूल, जिसके अंदर हम वेरियस इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं, ब्रॉडली यूज फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स टू इंटीग्रेट डेटा एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, यानी कि एक जगह पर ये आपका सारा डेटा जो इंटीग्रेट हो जाएगा, अलग अलग स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन टू रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेसेस बाय कीपिंग ट्रैक ऑफ ईच रिसोर्स यूटिलाइज्ड। whatever the information, what are the resources you are being provided, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है अगर, तो उसके लिए वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जाए। नेक्स्ट इज टैली ERP 9 is an ERP tool that has extensive accounting and inventory capabilities, allows to record and manage financial inventory transactions by using accounts and stock registers, and has the capability to maintain reports in any language। किसी भी लैंग्वेज में हम इसमें रिपोर्ट्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ERP टूल है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस हो, स्टॉक रजिस्टर्स, अकाउंट्स वगैरह वो सारी चीजें अलाउ कर सेव कर रख सकते हो, स्टोर रख सकते हो। MS Excel 2016 या फिर MS ऑफिस के जितने भी पहले वर्जन आए हैं उन सब के अंदर एक डेटा एनालिसिस टूल है विच इज बंडल्ड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, is used for processing, analyzing and retrieving data efficiently। यानी कि whatever the data you are maintain in SAP और Tally, आप MS Excel में उसको import कर सकते हो या export कर सकते हो और वो आप analyze कर सकते हो। Has the capability to import the data from various sources, import कर सकते हो कई sources से, filter कर सकते हो उनको, transform कर सकते हो meaningful information में, and create graphical और tabular reports। और उसके behalf पर आप क्या बना सकते हो, graphical information, graphical reports एंड टैबलर रिपोर्ट्स आप उसमें क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के साथ में हमारी एक नई वीडियो दोबारा से आएगी। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने मीडी वंस के लिए। और हमारे जो चैनल पर नए लोग आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्दर सेशंस को भी आप इसमें देख पाएं, कुछ नॉलेज ले पाएं। और कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट अगर रह गया हो तो हमारे नंबर जो प्रोवाइडेड है, हमारी जो मेल आईडी प्रोवाइडेड है, आप उस पर भी हमको मेल करके अपने जो भी क्वेरीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन अगेन। थैंक यू।